चलो अभी कितने इन इक्वेशंस है? अभी ये जो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, वो जो लास्ट में कंडीशन दिया रहता है दैट x एंड y पॉजिटिव, वो इधर साथ में दिया x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेस देन और इक्वल्स टू 3, मतलब ये लास्ट में नहीं दिया, यहाँ पे ही दिया, तो हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे? बिकॉज ये मैंने बोला रहेगा लास्ट लेक्चर कि ये कंडीशन सब में रहेगा कि एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में समझेगा एक्स वाई कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे, आर्टिकल कुछ भी रह सकता है, तो नेगेटिव नहीं रह सकता है, पॉजिटिव ही रहेगा। इसके लिए ये कंडीशन हम लोग को भी लिखना है वर्ड प्रॉब्लम्स में, और दिया भी रहेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब कंसिडर सिर्फ क्या करना है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, फिर ये तो दिया है इन इक्वेशन। अभी टेबल इन इक्वेशन point on x-axis, point on y-axis. In equation, x is less than or equals to 3. Second, y is less than or equals to 3. Third, x plus y is than or equals to 5. 2x plus y greater than or equals to 4. इक्वेशन x इक्वल्स टू 3। अभी वन वेरिएबल रहेगा और टू वेरिएबल्स रहेंगे। वन वेरिएबल में x इक्वल्स टू 3, मतलब लाइन कैसे रहेगा, x एक्सिस को 3 पे इंटरसेक्ट होगा, मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब 3 को x पे इंटरसेक्ट हो रहा है, y पे हो ही नहीं रहा है, मतलब डैश। वन वेरिएबल रहेगा तो कोई एक में डैश आएगा। अभी x इक्वल्स टू 3 मतलब x एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है, y को नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डैश। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x कोऑर्डिनेट 3, y को नहीं हो रहा है 0, मतलब ऑन x एक्सिस है। अभी ये y इक्वल्स टू 3, मतलब y एक्सिस को 3 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, x को नहीं हो रहा है डैश। b y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 3। अभी ये टू वेरिएबल्स, x plus y equals to 5. Point is on x axis, so y coordinate 0, मतलब x plus 0 equals to 5. x is equals to 5. Point is on y axis. Y axis पे x 0, 0 plus y, y equals to 5. 0 plus 5, y 0,5. अभी यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल्स टू 4। पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0। अभी क्या आएगा, 2x प्लस 0, 2x इक्वल्स टू 4, 4/2 मतलब 2। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, 4, ठीक है, सब पॉजिटिव है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे तो भी चलेगा। ग्राफ में लाइंस कितने रहेंगे, 4। जितने इनइक्वेशंस है उतने ही लाइंस रहेंगे, ठीक है। एक लाइन इसका फॉर्म होगा, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। अभी फर्स्ट लाइन x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू
मतलब यहाँ पे रहेगा, मतलब लाइन ऐसे रहेगा, x इक्वल्स टू 3, सेकेंड लाइन y इक्वल्स टू 3, मतलब y एक्सिस पे 3, यहाँ पे मतलब पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल्स टू 3, थर्ड लाइन 5,0 मतलब यहाँ पे एंड 0,5 मतलब यहाँ पे। अभी इसका अलग लाइन, इसका अलग लाइन वैसे नहीं करना है, इसको ही ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म होगा। टू 0,4 ठीक है। अभी क्या था नेक्स्ट, फिजिबल रीजन बोलते हैं उसको। फिजिबल रीजन मतलब कॉमन रीजन जो सब लाइन कवर करता है। फर्स्ट x इक्वल्स टू 3 मतलब ये लेस देन है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 मतलब किधर आएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट y इक्वल्स टू 3 वो भी लेस देन है, मतलब ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 मतलब ये लाइन, ये भी लेस देन है, मतलब ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन। फोर्थ 2x प्लस मतलब ये लाइन, ये ग्रेटर है, ग्रेटर अवे मतलब ये लाइन रहेगा। तो अभी कौन सा फिजिबल रीजन रहेगा, ये पार्ट। ये एक्स्ट्रा भी हम लोग को शेड नहीं करना है, क्यों, बिकॉज ये जो लाइन है वो ऐसे नहीं जा रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है, मतलब ये पार्ट कवर नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग को इतना ही पार्ट शेड करना है, ठीक है। करो चलो वर्ड प्रॉब्लम है 7.27। अ कंपनी, वर्ड प्रॉब्लम है देखो, a company produces two types of article A and B which require silver and gold. Each unit of A requires 3 gram of silver and 1 gram of gold, while each unit of B requires 2 gram of silver and 2 grams of gold. The company has 6 gram of silver and 4 gram of gold. Construct the inequations and find the feasible solution graphical. अभी तक हम लोग को inequations दिए थे, ठीक है, हम लोग सिर्फ टेबल फिर ग्राफ प्लॉट कर रहे थे और फिजिबल रीजन। अब इसमें इनइक्वेशंस फ्रेम करना है। क्या क्या है वर्ड प्रॉब्लम में, टू आर्टिकल्स ए एंड बी, मीन्स आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी, वो आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी प्रोड्यूस हो रहा है सिल्वर एंड गोल्ड में से, ठीक है। मतलब क्या क्या हम लोग का, सिल्वर, गोल्ड, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, ठीक है। अभी पढ़ते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल ए एंड बी विच रिक्वायर सिल्वर एंड गोल्ड। ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। टेबल में ऐसे लिखते जाओ, ईच यूनिट ऑफ आर्टिकल ए रिक्वायर्स 3 ग्राम्स ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, while each unit of B requires 2 gram of silver and 2 grams of gold. The company has 6 gram of silver. मतलब अवेलेबिलिटी कितना है, सिल्वर का कितना है 6 और गोल्ड का 4, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द इनइक्वेशन एंड फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ग्राफिकली।
चलो अभी आर्टिकल ए आर्टिकल बी अज्यूम करते हैं कि वो एक्स एंड वाई आर्टिकल ए आर्टिकल बी प्रोड्यूस कर रहा है। A company produces two types of article A and article B. तो हम लोग assume कर देते हैं let a company produces X number of article A and Y numbers of article B. ठीक है, अभी इनइक्वेशंस फ्रेम करना है। अभी 1 यूनिट ऑफ आर्टिकल ए रिक्वायर्स 3 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। एक यूनिट के लिए 3 ग्राम्स ऑफ सिल्वर का रिक्वायरमेंट है। वैसे हम लोग ने x अज्यूम किया तो कितना रहेगा 3x। वैसे 1 यूनिट ऑफ b रिक्वायर्स 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर तो हम लोग ने क्या अज्यूम किया y प्रोड्यूस कर रहा है सो 2y। ठीक है, मतलब सिल्वर का कितना यूज हो रहा है 3x प्लस 2y और सिल्वर का अवेलेबिलिटी कितना है 6 इक्वल्स टू नहीं आएगा। कंस्ट्रक्ट द इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस में क्या यूज करते हैं ग्रेटर लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू। अभी क्या बोला है सिल्वर का अवेलेबिलिटी कितना है 6 ग्राम्स है, मतलब वो जो भी आर्टिकल ए आर्टिकल बी प्रोड्यूस कर रहा है वो या तो पूरा 6 ग्राम यूटिलाइज करना है या तो उससे कम। मतलब क्या आएगा मतलब यहाँ पे क्या आएगा लेस देन और इक्वल्स टू 6। मतलब वो जो भी आर्टिकल ए आर्टिकल बी प्रोड्यूस कर रहा है वो या तो 6 ग्राम पूरा यूज करेगा सिल्वर का या तो उससे कम, बिकॉज उसके पास अवेलेबल ही 6 ग्राम है तो उससे ज्यादा वो यूज ही नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे गोल्ड का क्या आएगा 1x प्लस 2y 1x प्लस 2y। अभी गोल्ड का अवेलेबिलिटी कितना है 4 ग्राम्स है, मतलब वो जो भी आर्टिकल ए आर्टिकल बी प्रोड्यूस कर रहा है वो 4 ग्राम पूरा यूटिलाइज कर सकता है या तो उससे कम। मतलब क्या आएगा लेस देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है, अभी x एंड y लास्ट में क्या लिखना है x एंड y क्या है आर्टिकल ए आर्टिकल बी, मतलब x y नेगेटिव नहीं रह सकता है तो क्या लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कंस्ट्रक्ट द इनइक्वेशंस। फिर क्या बोला एंड फाइंड द फिजिबल सोल्यूशन। मतलब अभी टेबल इनइक्वेशन इक्वेशन पॉइंट ऑन x एक्सिस पॉइंट ऑन y एक्सिस। कितने इनइक्वेशंस हैं 2 ही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो फिर प्लॉटिंग स्टार्ट करो। ये इनइक्वेशन फ्रेम करने को समझा। बहुत प्रॉब्लम्स पढ़ोगे तो ही समझेगा। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी विच रिक्वायर सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, each unit of A requires 3 gram of silver and 1 gram of gold, and each unit of B requires 2 grams of silver and 2 grams of gold. Company has 6 grams of silver and 4 grams of gold. ठीक है, तो टेबल हो गया हम लोग का। अभी हम लोग आर्टिकल ए आर्टिकल बी एक्स एंड वाई अज्यूम कर देते हैं। लेट अ कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल ए एंड वाई यूनिट ऑफ आर्टिकल बी। ठीक है, अभी क्या आएगा सिल्वर में सिल्वर का अवेलेबिलिटी दिया है कि 6 ग्राम ही अवेलेबल है, मतलब सिल्वर से क्या क्या फॉर्म हो रहा है आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। सो 1 यूनिट के लिए वैसे हम लोग ने x यूनिट्स अज्यूम किया, मतलब 3x प्लस 2y। ठीक है, और सिल्वर कितना अवेलेबल है 6 ग्राम, मतलब ये जो भी आर्टिकल है आर्टिकल बी प्रोड्यूस कर रहा है वो लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए।
चलो 8. A furniture dealer deals in tables and chairs. He has rupees 1,50,000 to invest and space to store at most 60 pieces. A table cost him rupees 1,500 and a chair rupees 750. Construct the inequation and find the feasible solution. अभी क्या क्या दिया है? एक तो दिया है उसके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, रुपीज 1,50,000. He can store at most 60 pieces. स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, 60. ठीक है, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 60. अ टेबल कॉस्ट हिम, एक टेबल का कॉस्ट कितना है, अ टेबल कॉस्ट हिम रुपीज 1,500 एंड अ चेयर कॉस्ट हिम 750. चलो बोलो अभी इक्वेशन. टेबल्स एंड चेयर्स है तो पहले अज्यूम कर देते हैं. लेट डीलर डील्स एक्स नंबर ऑफ टेबल एंड वाई नंबर ऑफ चेयर्स. चलो कौन सा इक्वेशन आएगा, इजी. एक तो आना चाहिए. एक तो लेट अ डीलर डील्स एक्स नंबर ऑफ टेबल्स एंड y नंबर ऑफ चेयर्स. चलो बोलो. ठीक है, एक हो गया. लास्ट क्या आएगा इन इक्वेशन, इन इक्वेशन है, इक्वल्स टू नहीं आएगा. एक तो बहुत इजी है. क्या दिया है उसका, स्टोरेज कैपेसिटी दिया है 60 स्टोर कर सकता है टेबल एंड चेयर. ठीक है, मतलब टेबल कितने टेबल हम लोग ने अज्यूम किए, x अज्यूम किए, और y कितने, और चेयर कितने, y अज्यूम किए. सो x प्लस y एट मोस्ट वो 60 स्टोर कर सकता है, मतलब मैक्सिमम वो 60 कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं. मतलब या तो वो फुल्ली 60 कर दे या तो उससे कम. मतलब ये टेबल एंड चेयर क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 60, बिकॉज उसका स्टोरेज कैपेसिटी 60 है तो उससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता है. सो टेबल प्लस चेयर वो कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 60. चलो अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिया है, खर्चा करने के लिए 1,50,000 है. अ टेबल कॉस्ट हिम 1,500 एंड अ चेयर कॉस्ट हिम रुपीज 750. तो क्या आएगा, एक टेबल का कॉस्ट है 1,500. वैसे कितने टेबल्स है, x. सो वन टेबल का ही दिया है ना 1,500. हाँ, सो 1,500 एक टेबल का है. वैसे हम लोग ने x अज्यूम किए. ठीक है, एक चेयर का 750 है, वैसे हम लोग ने y अज्यूम किए. सो 750 y, ये सब जो वो खर्चा कर रहा है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1,50,000, बिकॉज उसके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही कितना है, 1,50,000. तो या तो वो 1,50,000 खर्चा कर दे या तो उससे कम, बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते बिकॉज उसके पास अमाउंट ही उतना है. ठीक है, तो ये जो भी खर्चा हो रहा है शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1,50,000. समझ रहा है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू मत लिखो, कंस्ट्रक्ट द इनइक्वेशन, वहां पे फोकस करो. इनइक्वेशन फ्रेम करना है, इज इक्वल्स टू नहीं लिखना है. ठीक है, अभी एक्स वाई क्या है, नंबर ऑफ टेबल नंबर ऑफ चेयर, मतलब क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. हाँ, इसको डिवाइड कर सकते हो. 750 से ही जाएगा ना, 750 से कर दो, डिवाइड कर दो, इजी हो जाएगा. यहाँ तक करो, आगे का टेबल ग्राफ होमवर्क में करना. इसको 750 से डिवाइड कर सकते हो.
चलो अभी यहाँ पे देखो, अभी थर्ड एंड फोर्थ में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। अभी क्या रहता है, अभी ये तो हम लोग हाफ सम कर रहे हैं, टेबल, फिर ग्राफ, प्लॉटिंग, फिजिबल। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने बोला 4 मार्क्स का कंपलसरी एक है ही, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सब है, कोई भी ईयर का पेपर लो एक सम रहेगा। अभी उससे आगे और एक स्टेप करेंगे, ये सम के आगे और एक स्टेप करेंगे, पूरा सम कंप्लीट होगा तो हम लोग को क्या मिलता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। अभी हम लोग ने एक जैसे अभी वर्ड प्रॉब्लम किया, ठीक है, डीलर डील्स एक्स नंबर ऑफ टेबल वाई नंबर ऑफ चेयर, ठीक है। अभी ये टर्म्स है, फर्स्ट है डिसीजन वेरिएबल, जो हम लोग एक्स एंड वाई वेरिएबल अज्यूम करते हैं, जैसे हम लोग ने टेबल को एक्स अज्यूम किया, चेयर को वाई अज्यूम किया, तो डिसीजन वेरिएबल मतलब जिसको हम लोग एक्स एंड वाई अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी ये सम्स में, लीनियर प्रोग्रामिंग के सम्स में तुम लोग को 2 टाइप के सम्स दिखेंगे, मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। मतलब मैक्सिमाइज्ड रहेगा मतलब वो प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम क्या चाहिए हम लोग को, प्रॉफिट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमाइज का समय मतलब वो क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। मिनिमाइज है, मिनिमम क्या चाहिए, कॉस्ट, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए, तो कॉस्ट ये है मतलब वो क्या रहेगा, मिनिमाइज का सम रहेगा। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव क्या एम है, या तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट या तो मिनिमाइज कॉस्ट, तो 2 रहेगा, या तो मैक्सिमाइज का या तो मिनिमाइज का। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, जैसे कि हम लोग के वर्ड प्रॉब्लम में क्या था कि उसके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 1,50,000 ही है, तो जो भी उसको मैनेज करना है वो 1,50,000 में करना है। दूसरा उसका कंस्ट्रेंट मतलब दूसरा उसका क्या था, लिमिटेड उसका प्लेस था कि वो 60 ही स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा वो स्टोर ही नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो भी उसके लिए एक लिमिटेड रिसोर्स था कि उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, 60 का ही है, तो ये सब उसके क्या है, कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। बहुत सारे रह सकते हैं, अभी जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी हो गया, फिर दूसरा रह सकता है मशीन आवर्स। अभी मशीन आवर्स ही लिमिटेड आवर्स के लिए अवेलेबल है, कुछ आवर्स के लिए अवेलेबल है, तो वो उसका लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया कि उसको वही आवर्स में सब मैनेज करना है, ठीक है। मैन पावर, अभी लेबरर्स ही ज़्यादा आवर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो भी उसके लिए एक कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। तो जो भी उसके कंस्ट्रेंट रहेंगे वो कंस्ट्रेंट में उसको ये अचीव
ये अचीव करना है मतलब या तो मैक्सिमम प्रॉफिट, और अगर मिनिमाइज का सम है तो मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, समझा? कंस्ट्रेंट मतलब जो भी उसके लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है, वो लिमिटेड रिसोर्सेस में उसको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, मतलब मैक्सिमाइज प्रॉफिट या तो मिनिमाइज कॉस्ट। ठीक है, ये जो कंस्ट्रेंट रहेगा वो इन इक्वेशन में ही रहेगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ दिया रहेगा कि इतने आवर्स के लिए मशीन्स अवेलेबल है या एटमोस्ट इतना रिक्वायरमेंट है, तो ये हम लोग को इन इक्वेशन में दिया रहेगा। और लास्ट का नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट मतलब जो हम लोग लिखते हैं लास्ट में, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब x एंड y क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज x एंड y कुछ प्रोडक्ट्स रहता है तो नेगेटिव नहीं रह सकता है, तो इसके लिए लास्ट में हम लोग ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट लिखते हैं। समझा? डिसीजन वेरिएबल एक्स वाई, जो हम लोग एक्स अज्यूम करते हैं, वाई अज्यूम करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सम दो टाइप के रहेंगे, या तो मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज, तो वो हम लोग को अचीव करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं या तो मिनिमम कॉस्ट कितना हो सकता है, ठीक है, वो हम लोग को सम से समझेगा। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब उसके कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस रहेंगे, वो लिमिटेड रिसोर्सेस में उसको ये अचीव करना है, ठीक है। एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट मतलब एक्स एंड वाई पॉजिटिव रहेगा, मीन्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अभी इसका हम लोग पूरा सम कंप्लीट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि कितना यूनिट, अभी x हम लोग ने सपोज टेबल को अज्यूम किया था अभी लास्ट सम में, और y चेयर को अज्यूम किया था। पूरा सम कंप्लीट करेंगे तभी हम लोग को समझ में आता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा जब वो कितने नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर सेल करेगा। ठीक है, अभी तक ऐसा हम लोग ने किया नहीं, अभी करेंगे आगे, एक ही इसका आगे और एक स्टेप एक्सटेंड हो जाएगा। जो मैंने बोला है ग्राफ में 4 मार्क्स का सम रहेगा, ठीक है, तो उससे हम लोग को समझ में आता है कि उसको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा कि जब वो कितने नंबर ऑफ टेबल और कितने नंबर ऑफ चेयर सेल करेगा। ठीक है, देखो ये मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट या तो मिनिमाइज कॉस्ट। लास्ट, सेकेंड लास्ट लिखो, क्या क्या इसके साइड में शॉर्ट में लिखो तो समझेगा तुम लोग। यहाँ पे वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जो अज्यूम करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज्ड या मिनिमाइज्ड। कंस्ट्रेंट मीन्स अंडर लिमिटेड रिसोर्सेस। यहाँ से मिलेगा तुम लोग को इन इक्वेशन, साइड में ये लिख के रखो तो समझेगा। चलो
चल लास्ट रिया, टेक्स्ट बुक है ना? एक भी नहीं है ना? पेज नंबर 237 सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है, रीड कर और टेबल पे भी देखो, एक जन रीड करेगा और तुम लोग टेबल पे देखो, टेबल दिया है ये सब में और जोर से रीड करो। सेकंड, हाँ It is prescribed that the food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 units of nutrients, A, B and C respectively. Two different kinds of fodder are available. Each unit of these two contains the following amounts of these three nutrients. Nutrients A, B and C. Fodder 1 and 2. Nutrients A में 1 and फिर nutrients B में 2, 3 and nutrients C में 5. The cost of fodder 1 is ₹3 per unit and that of fodder 2 is ₹2. Formulate the LPP to minimize the cost. मिनिमाइज द कॉस्ट, मतलब मिनिमाइज का सब है, टेबल ये सब में दिया है, ठीक है। अभी क्या क्या दिया है इसमें, आगे और एक स्टेटमेंट दिया था, एनिमल मस्ट कंटेन 14, 22 एंड 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स A, B एंड C, मतलब A का रिक्वायरमेंट कितना है 14, B का 22 और C का 1, ठीक है। मस्ट कंटेन मतलब इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है, मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया है, ठीक है। अभी और फॉर्डर 1 फॉर्डर 2 का कॉस्ट ये है, पर यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपीज़ और 2 का पर यूनिट का कॉस्ट है 2 रुपीज़, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला है, फॉर्मुलेट द LPP टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अभी इसमें फॉर्मुलेट के समझे और मार्क्स देखने का 2 मार्क्स का सम रहेगा, मतलब सिर्फ फॉर्मुलेट हम लोग को सिर्फ फ्रेम करना है इन इक्वेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व रहेगा और 4 मार्क्स के सम रहते हैं, मतलब पूरा सम करना है। फॉर्मुलेट दिया रहेगा तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिया है तो फॉर्मुलेट भी करना है और फिर सम कंटिन्यू करना है, मतलब टेबल, ग्राफ, फिजिबल और एक पार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स देखने का 2 मार्क्स का और फॉर्मुलेट बोला है, मतलब सिर्फ हम लोग को इन इक्वेशंस फ्रेम करना है, ठीक है। बट अभी उसका फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में क्या क्या था, डिसीजन वेरिएबल, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। अभी पहले तो डिसीजन वेरिएबल मतलब x एंड y अज्यूम करना है, ठीक है। अभी x एंड y किसको अज्यूम करेंगे, फॉर्डर 1 फॉर्डर 2, जिसका कॉस्ट दिया रहेगा या जिसका प्रॉफिट दिया, नहीं समझ में आ रहा है तो जिसका कॉस्ट या जिसका प्रॉफिट दिया रहेगा उसको अज्यूम कर दो, ठीक है। अभी किसका कॉस्ट दिया है, 1 यूनिट का ₹3 है, ठीक है, मतलब इसका दिया है फॉर्डर 1 फॉर्डर 2 का कॉस्ट दिया है, पर यूनिट का ₹2 है, मतलब इसको x एंड इसको y कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये डिसीजन वेरिएबल हो गया, x एंड y अज्यूम कर देते हैं, लिख देते हैं पहले। ठीक है, x यूनिट ऑफ फॉर्डर 1 y यूनिट्स ऑफ फॉर्डर 2। अभी डिसीजन वेरिएबल हो गया, अभी सम स्टार्ट होगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। कॉस्ट दिया है मतलब टू मिनिमाइज द कॉस्ट, मतलब कौन सा सम है, मिनिमाइज, ठीक है। मिनिमाइज रहेगा या मैक्सिमाइज रहेगा, z से डिनोट करते हैं, सो मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू पर यूनिट का 3 रुपीज़ का कॉस्ट है, वैसे कितने यूनिट्स है, x यूनिट्स है, फॉर्डर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 3x, y का फॉर्डर 2 का पर यूनिट का 2 रुपीज़ का कॉस्ट है, वैसे कितने y मतलब 2y, तो ये उसको टोटल
टोटल कॉस्ट रहेगा उसका, ठीक है। बट अभी अंडर कंस्ट्रेंट्स रहता है, कंस्ट्रेंट्स लिखना है। ये हो गया डिसीजन वेरिएबल हो गया, अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अभी उसके बाद क्या लिखना है, कंस्ट्रेंट्स लिखना है। कंस्ट्रेंट्स लिखने के पहले लिखो सब्जेक्ट टू, अभी यहाँ पे तुम लोग के कंस्ट्रेंट्स आए। क्या कंस्ट्रेंट्स है, अभी एक यूनिट रहेगा फॉडर 1 का, न्यूट्रिएंट्स ए कितना है 2 यूनिट्स है, मतलब हम लोग ने कितना x किया है, मतलब क्या रहेगा 2x प्लस 1y, 2x प्लस 1y। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट ए इज 14 यूनिट्स, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट 14 यूनिट्स है, उससे ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे मिनिमम पासिंग मार्क्स 35 है, लेकिन उससे ज़्यादा भी चलता है 35 से, तो क्या आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40। वैसे ही b का मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 22 यूनिट्स, मतलब क्या आएगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 22 यूनिट्स, उससे ज़्यादा भी चलेगा, न्यूट्रिएंट्स भी मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। न्यूट्रिएंट C 1x प्लस 1y, मतलब x प्लस y। मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 यूनिट, सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो फॉर्म्यूलेट तक है तो हम लोग को यहाँ तक ही करना है, सिर्फ फॉर्मेट करना है ये इन इक्वेशंस, ठीक है। सॉल्व रहेगा तो फिर पूरा सम करना, अभी यहाँ तक ही करो, नहीं 2 फॉर्म्यूलेट 2 मार्क्स के लिए। टू वाई 3x प्लस 2y। चलो थर्ड सम में भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है। थर्ड देखो, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ केमिकल A and B. Each chemical requires 2 types of raw material P and Q. The table below shows the number of units of P and Q requires to manufacture 1 unit of A and 1 unit of B, and the total availability of P and Q. The company gets profit of rupees 350 and rupees 400 by selling 1 unit of A. 1 यूनिट ऑफ ए का सेल करके प्रॉफिट इज रुपीज 350 एंड बी प्रॉफिट इज रुपीज 400, ठीक है, प्रॉफिट दिया है। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द केमिकल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड सो दैट द कंपनी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। चलो समझा, केमिकल ए एंड बी प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल पी एंड क्यू का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल पी एंड क्यू का रिक्वायरमेंट है। 1 unit of chemical A requires 3 units of raw material B, and 1 unit of chemical A requires 2 units of raw material Q, ठीक है। अभी वैसे ही B केमिकल के लिए 2 units of raw material P का रिक्वायरमेंट है एंड 5 units of raw material Q का रिक्वायरमेंट है। रॉ मटेरियल P एंड Q का अवेलेबिलिटी कितना है 120 एंड 160 यूनिट्स, ठीक है, अवेलेबिलिटी दी है, ठीक है। पहले तो डिसीजन वेरिएबल एक्स वाई किसको अज्यूम करेंगे, केमिकल ए एंड बी, ठीक है, जिसका प्रॉफिट दिया रहेगा, क्योंकि टेबल चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे रॉ मटेरियल रहेगा, यहाँ पे केमिकल, वैसे भी रह सकता है। तो अगर तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है किसको एक्स एंड वाई अज्यूम करना है, तो जिसका कॉस्ट और प्रॉफिट, और तुम लोग को स्टेटमेंट में से भी समझेगा। लास्ट में देखो, हाउ मेनी
यूनिट्स ऑफ द केमिकल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर, मतलब ए एंड बी को एक्स वाई अज्यूम करना है, जिसका प्रॉफिट या कॉस्ट दिया रहेगा उसको एक्स एंड वाई अज्यूम करो। तो इसको एक्स और इसको वाई। Let x units of chemical A and y units of chemical B manufacture, ठीक है। अभी पहले स्टार्ट कैसे होगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, कौन सा आएगा यहाँ पे, मैक्सिमाइज, प्रॉफिट दिया है, सो मैक्सिमाइज्ड Z इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ केमिकल A का प्रॉफिट इज 350, वैसे हम लोग ने x अज्यूम किया तो क्या आएगा 350x प्लस 400y, ठीक है। अभी अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज लिखना है, मतलब सब्जेक्ट टू, चलो कंस्ट्रेंट्स क्या है, रॉ मटेरियल P एंड रॉ मटेरियल Q का अवेलेबिलिटी बोला है, P का अवेलेबिलिटी 120 एंड Q का 160। तो अभी P 1 यूनिट ऑफ केमिकल A रिक्वायर्स 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल P, मतलब कैसे आएगा 3x प्लस 2y, रॉ मटेरियल P का अवेलेबिलिटी 120 यूनिट्स है, लेस देन और इक्वल्स टू 120, मतलब ये जो भी केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है वो या तो 120 फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं या तो लेस देन 120। वैसे Q का 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल्स टू 160, एक्स वाई नेगेटिव नहीं रह सकता है, सो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब ये तुम लोग का डिसीजन वेरिएबल हो गया, फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये कंस्ट्रेंट्स हो गए और ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। चलो फिफ्थ में अभी टेबल नहीं दिया है, टेबल फॉर्म करना है पहले। फिफ्थ सम देखो, अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस बल्ब, वर्ड प्रॉब्लम है ध्यान दो, अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस बल्ब्स एंड ट्यूब्स, each of these must be processed through 2 machines M1 and M2. A package of bulbs require 1 hour of work on machine M1 and 3 hours on M2. A package of tubes require 2 hours on machine M1 and 4 hours on machine M2. He earns a profit of rupees 13.5 per package of bulb and rupees 55 per package of tubes. Formulate the LPP to maximize the profit if he operates the machine M1 for at most 10 hours a day and machine M2 for at most 12 hours a day. क्या क्या दिया है, बल्ब्स, पैकेज ऑफ बल्ब्स एंड ट्यूब्स और मशीन M1 एंड मशीन M2, ठीक है। ठीक है, चलो देखो अभी, a package of bulb require 1 hour of work on machine M1, bulb require 1 hour on machine M1 and 3 hours of machine M2, ठीक है। A package of tubes requires 2 hours on M1 and 4 hours on M2, ठीक है। फिर दिया
दिया है, प्रॉफिट दिया है. ही अर्न्स रुपीज 13.5 पर पैकेज ऑफ बल्ब का दिया है 13.5 पर पैकेज दिया है, यूनिट नहीं दिया है, पर पैकेज. ठीक है. एंड रुपीज 55 ट्यूब्स. Formulate the LPP to maximize the profit if he operates the machine M1 for at most 10 hours. मतलब M1 का क्या दिया है? At most 10 hours मतलब मैक्सिमम 10 hours के लिए अवेलेबल है. मतलब क्या दिया है इसका? अवेलेबिलिटी दिया है. ठीक है. M1 का एट मोस्ट 10 hours एंड M2 का 12 hours a day. समझा? मशीन M1 10 hours के लिए अवेलेबल है न डे, एंड मशीन 2 12 hours के लिए अवेलेबल है. ठीक है. थर्ड बेंच ध्यान दो यहाँ पे. हो गया इतना टेबल. अभी पहले XY किसको अज्यूम करेंगे? प्रॉफिट किसका दिया है? बल्ब्स एंड ट्यूब्स का. सो XY. सो लेट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस X पैकेजेस में दिया है. ठीक है. ये 13.5 पर पैकेज. सो X नंबर ऑफ पैकेज बल्ब के एंड Y नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ ट्यूब. सो X पैकेजेस ऑफ बल्ब्स एंड Y ट्यूब्स. ठीक है. चलो अभी क्या आएगा पहले? सो मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट दिया है. सो मैक्सिमाइज्ड इज इक्वल्स टू, चुप बैठो, मैक्सिमाइज में क्या लिखते हैं? तो क्या आएगा? तो वैसे कितने पैकेज है? तो क्या है वो? नेक्स्ट मैक्सिमाइज हो गया. फिर उसके बाद क्या लिखते हैं ऊपर? सब्जेक्ट टू x plus 2y greater than less than or equal to 3x plus 4y बैठो. प्रॉफिट दिया है. सो मैक्सिमाइज्ड Z इक्वल्स टू पर पैकेज का प्रॉफिट इज 13.5. वैसे X नंबर ऑफ पैकेजेस अज्यूम किया है. सो 13.5x पर पैकेज का प्रॉफिट इज 55. वैसे 55y सब्जेक्ट टू M1 का अवेलेबिलिटी दिया है. सो 1x प्लस 2y. मशीन 1 का जो भी काम है वो 10 आवर्स में होना चाहिए. मतलब क्या आएगा? लेस देन और इक्वल्स टू 10. M2 का 3x प्लस 4y. मशीन 2 में जो भी काम हो रहा है वो 12 आवर्स या तो 12 आवर्स से कम में होना चाहिए. X and Y number of bulbs and tubes. So X is greater than or equals to 0, Y is greater than or equals to 0. चलो 8 देखो. If John drives
एट सम देखो, इफ जॉन ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर per hour, he has to spend rupees 5 per kilometer on petrol. वर्ड प्रॉब्लम रीड कर रहे हैं तभी तुम लोग को ध्यान देना है. If John drives a car at a speed of 60 km per hour, he has to spend rupees 5 per kilometer. If he drives at a faster speed of 90 kilometer per hour, the cost of petrol increases to rupees 8 per kilometer. He has rupees 600 to spend on petrol. He has rupees 600 to spend on petrol and wishes to travel maximum distance within an hour. Maximum distance within an hour. क्या क्या दिया है समझो. जब भी उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आता तभी he has to spend rupees 5 पर किलोमीटर. अभी उसका स्पीड इंक्रीज हो गया 90 किलोमीटर पर आ रहा है तो उसका पेट्रोल का कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा रुपीज 8 पर किलोमीटर. he has rupees 600 to spend on petrol and wishes to travel maximum distance. मतलब मैक्सिमाइज में क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा. ठीक है, wishes to travel क्योंकि ये प्रॉफिट या कॉस्ट का सम नहीं है. क्या बोला है, he wishes to travel maximum distance मतलब मैक्सिमाइज में डिस्टेंस रहेगा within an hour. ठीक है, अभी इसमें कंस्ट्रेंट क्या क्या दिया है. एक तो है, ठीक है, 600 क्या है, मतलब उसका पेट्रोल का जो भी कॉस्ट हो रहा है वो 600 में उसको मैनेज करना, उससे ज़्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकता है पेट्रोल पे. और दूसरा कंस्ट्रेंट है विद इन एन आवर, मतलब टाइम का भी कंस्ट्रेंट है और कॉस्ट का भी है. दो कंस्ट्रेंट्स दिए, एक पेट्रोल का एंड ही विशेस टू ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर, मतलब टाइम का भी कंस्ट्रेंट है. समझा, विद इन एन 1 आवर. ठीक है, अभी डिस्टेंस एज्यूम कर देते हैं. लेट ही ड्राइव्स x किलोमीटर एट अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, जब भी उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तभी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, x किलोमीटर एंड y किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 90 के स्पीड पे y किलोमीटर कवर कर रहा है. मैक्सिमाइज में क्या आएगा, नहीं पहले मैक्सिमाइज में जैसे प्रॉफिट लिखते थे, कॉस्ट लिखते थे, वैसे इसमें क्या आएगा. He wishes to travel maximum distance. So distance क्या है, x किलोमीटर एंड y किलोमीटर मतलब x प्लस y. ठीक है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है, उसने 60 के स्पीड पे कवर किया और 90 के स्पीड पे कवर किया, बट टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, x प्लस y कवर किया है. सो मैक्सिमाइज x प्लस y सब्जेक्ट टू, मतलब कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आएंगे. एक तो इजी, एक आना चाहिए. पर किलोमीटर पे 5 रुपीज कॉस्ट जा रहा है पेट्रोल का, वैसे कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, x, तो क्या आएगा 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल्स टू 600, बिकॉज उसके पास पेट्रोल पे खर्चा करने के लिए 600 ही है. ठीक है, तो एक हो गया. अभी दूसरा बोला है विद इन एन आवर मतलब टाइम, तो पहले टाइम फाइंड आउट कर देते हैं. क्योंकि फॉर्मूला तो पता है तुम लोग को, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑन टाइम. सो t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड. x किलोमीटर कवर कर रहा है जब स्पीड कितना है 60. सो t1 और इसके लिए t2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. y किलोमीटर कवर कर रहा है, स्पीड कितना रहेगा 90. ठीक है, तो ये रहेगा उसका टोटल टाइम. ठीक है, मतलब x अपॉन 60 एंड y अपॉन 90, ये जो भी टाइम लग रहा है वो कितना होना चाहिए, विद इन एन आवर. मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कैसे लिखेंगे, लेस देन और इक्वल्स टू 1. ठीक है, बिकॉज ये किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये आवर पे है टाइम.
मतलब अभी हम लोग का फॉर्मेट मैक्सिमाइज्ड डिस्टेंस है. सो मैक्सिमाइज्ड डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई सब्जेक्ट टू, एक तो इजी है, 5 रुपीज पर किलोमीटर लग रहा है, वैसे वो x किलोमीटर कवर कर रहा है, मतलब 5x फिर 8y पेट्रोल पे खर्चा करने के लिए 600. तो जितना भी उसका पेट्रोल का खर्चा है लेस देन और इक्वल्स टू 600. ठीक है. अभी दूसरा टाइम का कंस्ट्रेंट है. तो टाइम हम लोग ने फाइंड आउट किया, उसको 60 किलोमीटर के स्पीड पे उसको टाइम कितना लग रहा है? x अपॉन 60. 90 किलोमीटर पे टाइम y अपॉन 90. बट ये जो भी टाइम लग रहा है, क्या बोला है? विद इन एन आवर उसको ये मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करना है. तो ये क्या रहेगा? लेस देन और इक्वल्स टू 1. ठीक है. डिस्टेंस है, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. समझा? दो कंस्ट्रेंट था, पेट्रोल के कॉस्ट का और टाइम का. ठीक है. मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब इसमें मैक्सिमाइज डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को अज्यूम कर दो कि 60 के स्पीड पे x किलोमीटर कवर कर रहा है, 90 के स्पीड पे y किलोमीटर कवर कर रहा है. एक कंस्ट्रेंट तो इजी है, वो तुम लोग को आ जाएगा, 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल्स टू 600. बट टाइम का कंस्ट्रेंट क्या है कि उसको जो भी टाइम लग रहा है वो विद इन एन आवर होना चाहिए. तो पहले टाइम फाइंड आउट करो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. x डिस्टेंस कवर कर रहा है 60 के स्पीड पे, सो x अपॉन 60. y डिस्टेंस कवर कर रहा है 90 के स्पीड पे, सो y अपॉन 90. ये जो भी टोटल टाइम लग रहा है विद इन एन आवर, मतलब 1 आवर से कम होना चाहिए, सो लेस देन और इक्वल्स टू 1. देखो अभी मैक्सिमम लोगों के पास ग्राफ बुक तो नहीं है, नोटबुक में करेंगे सम. वैसे भी हम लोग को दोनों में प्रैक्टिस करना है, ग्राफ पेपर में भी करना है और नोटबुक में भी करना है, बिकॉज लास्ट ईयर कोई भी कॉलेज में प्रोवाइड नहीं किया था ग्राफ पेपर. ठीक है. तो दोनों में आना चाहिए, नोटबुक में भी आना चाहिए, आंसर तुम लोग को करेक्ट ही आएगा. नोटबुक में प्रॉपर्ली स्केल पेंसिल से करो, 1 सेंटीमीटर करेक्ट आएगा. और नेक्स्ट लेक्चर ग्राफ बुक लेके आओ तो 2-3 सम ग्राफ बुक में भी करेंगे. चलो अभी ये एक्सरसाइज में 4 मार्क्स के सम्स है. सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड. उसमें क्या था? फॉर्मूलेट था. इसमें क्या है? सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड. पूरा सम करना है. अभी यहाँ पे ध्यान दो, जो हम लोग फ्रेम कर रहे थे इन इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स में, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है. ठीक है. मैक्सिमाइज मतलब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, मतलब टेबल में कौन सा आएगा? ये दोनों 2 इन इक्वेशंस आएंगे. अभी फिलहाल मैक्सिमाइज को कुछ नहीं करना है, नॉर्मल पहले सम स्टार्ट कर रहे हैं वैसे. इन इक्वेशन जैसे सेकेंड एक्सरसाइज में किया, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस. ये तो सब में दिया रहेगा, ये दोनों को कंसिडर करना है. 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12. सेकेंड लिखा ना मैंने.
एक्जिमा इस फर्स्ट का लिखा और ये सेकंड का लिखा। नहीं, मुझे फर्स्ट सम लेना है। चलो, इन इक्वेशन 3 है। फर्स्ट, x is less than or equals to 4. Second, y is less than or equals to 6. x plus y less than or equals to 6. x equals to 4. One variable मतलब डैश x इक्वल्स टू 4 मतलब x एक्सिस को 4 पे इंटरसेक्ट होगा। सो 4,0 y इक्वल्स टू 6 x पे डैश b 0,6। ठीक है, नाउ टू वेरिएबल्स x प्लस y इक्वल्स टू पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 6,0 0,6। अभी फिलहाल तो नोटबुक में ही कर रहे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लो, ठीक है। कितने लाइंस रहेंगे? 1 2 3। फर्स्ट लाइन x इक्वल्स टू 4 मतलब यहाँ पे x इक्वल्स टू 4। सेकेंड लाइन y इक्वल्स टू 6। ठीक है। थर्ड लाइन 6,0 मतलब x पे y पे अभी ठीक है। अभी लेस देन तीनों लेस देन और इक्वल्स टू मतलब सब टूवर्ड्स ओरिजिन, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन टूवर्ड्स ओरिजिन टूवर्ड्स ओरिजिन, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे फिजिबल रीजन ये ठीक है। टूवर्ड्स 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 तो ये पार्ट रहेगा। अभी यहाँ पे ध्यान, इधर तक हम लोग कर रहे थे फाइंड फिजिबल रीजन, तो यहाँ तक था। अभी आगे फिजिबल रीजन के वर्टाइसेस देखो कितने भी रह सकते हैं, ट्राइंगल भी रह सकता है, क्वाड्रिलैटरल भी रह सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, कितने भी रह सकते हैं। अभी इसमें 1 फिजिबल रीजन के वर्टाइसेस, ठीक है, ये सब नहीं लेना है, जितने भी फिजिबल रीजन के रहेंगे वो 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। अभी वापस से एक टेबल आएगा, चलो वापस से टेबल में पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अभी तक हम लोग ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंसीडर ही नहीं किया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू, अभी पॉइंट्स कौन से रहेंगे 1 2 3 4। अभी डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स पहले किसके मिल रहे हैं 0 मतलब 0,0, ठीक है, इसका
भी रहने दो, ये डायरेक्ट मिल रहा है बी 0,6, ठीक है। अभी ऐसे एक या दो पॉइंट ऐसे रहेंगे जो तुम लोग को एक्सेस पे नहीं रहेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी ध्यान से सुनो, इसका ग्राफ में कर रहे हो, अगर ग्राफ पेपर है ग्राफ में कर रहे हो तो शायद तुम लोग को डायरेक्ट दिखेगा, एक्स पे 4, वाई पे ऐसे हम लोग को समझ में आता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। बट ग्राफ में भी कभी कभी पॉइंट का कंफ्यूजन है या ग्राफ पेपर प्रोवाइड ही नहीं किया, हम लोग नोटबुक में कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को नहीं समझेगा कि क्या कंसिडर करना है, ठीक है। तो अभी मुझे इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे मिलता है, साइमल्टेनियस से सॉल्व करना है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में किया है, दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, मतलब सिर्फ साइमल्टेनियस से सॉल्व करना है। तो तुम लोग नोटबुक में भी कर रहे हो, आंसर तुम लोग को करेक्ट आएगा। तो अभी क्या करो, रफ में जाने का, किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, x इक्वल्स टू 4, मतलब ये किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक तो लाइन x इक्वल्स टू 4 एंड दूसरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, समझा। ये तीन इजीली मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स इजी है, ये दिख रहा है ओरिजिन 0,0, a भी दिख रहा है 4,0, b भी दिख रहा है 0,6। एक या दो ऐसे पॉइंट रहेंगे जो तुम लोग को एक्सेस पे नहीं रहेगा, तुम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी ये किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक तो लाइन x इक्वल्स टू 4 और दूसरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अभी दोनों को साइमल्टेनियस से, इसमें तो रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट मिल गया। x कोऑर्डिनेट क्या है 4, पहले x से लिखना है, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 6 माइनस 4 2, सो 4,2, मतलब ABCD हो गया, E हो गए सब पॉइंट्स। अभी ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें सब्स्टिट्यूट करो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 11x प्लस 8y, सब्स्टिट्यूट करो। 11 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस 8 इंटू 0, मतलब वैल्यू क्या आएगा 0। अभी सेकेंड 11 x कोऑर्डिनेट 4 प्लस 8 इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0, 44। 11 इंटू 0, 8 इंटू 6, 48। 11 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, 44 प्लस 16, 60, ठीक है, ये वैल्यूज है। अभी हम लोग का सम क्या है, मैक्सिमाइज का है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 60, सो z इज मैक्सिमम वैल्यू 60 व्हेन x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2, मतलब ये हम लोग को क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहेगा 60 रहेगा। अभी कुछ भी रह सकता है x एंड y, अगर x अभी वर्ड प्रॉब्लम में किया था, कभी कभी x एक सम में था केमिकल A एंड y था केमिकल B, तो वो केमिकल A का 4 यूनिट्स और केमिकल B का 2 यूनिट सेल करेगा, तभी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहेगा 60। तो ये मिलता है हम लोग को पूरे सम से, समझा। अभी लास्ट में सिर्फ क्या लिखना है, z इज मैक्सिमम वैल्यू 60, z मतलब ये जो कंसिडर कर व्हेन x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 2, और मिनिमाइज का सम रहेगा तो मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करने का, ठीक है। इसमें क्या रखा था हमारे क्यों तुम लोगों को नहीं समझ रहे फिजिबल कौन सा है। चलो देखो यहाँ पे
इक्वेशन point on x-axis, point on चलो लास्ट इन इक्वेशन क्या आएगा? चल नेक्स्ट ठीक है, दो इन इक्वेशंस हैं. सिक्स तक है. 1 2 3 4 5 6. ग्राफ में लाइन दो रहेगा. 4 0 0 6 फर्स्ट लाइन. 4 0 0 4. चलो अभी 3x + 2y 3x + 2y = 12. मतलब ये लाइन लेस देन और इक्वल्स टू है, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन. ठीक है, 3x + 2y लेस देन है, सो टूवर्ड्स ओरिजिन. x + y ग्रेटर देन है, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन. मतलब कौन सा रहेगा फिजिबल? ट्राइंगल. ठीक है, ये टूवर्ड्स आ रहा है, ये अवे है, मतलब ट्राइंगल. वर्टाइसेस कौन से? 1 2 3. ठीक है, अभी डायरेक्ट मिलेगा इसके कोऑर्डिनेट्स 4, 0 0, 4 0, 6. सो इसमें हम लोग को फाइंड आउट नहीं करना है, कोऑर्डिनेट्स सब डायरेक्ट मिल रहा है. 4 0 0 4 0 6. ठीक है, तो अभी पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वैल्यू. चलो करो. ग्राफ में इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट्स लिखना है.
नेक्स्ट सेकेंड लास्ट इन इक्वेशन कौन सा है पहले? ये कंडीशन दिया है तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे. क्या आएगा? x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. अभी उसको बोलने दो, वन वेरिएबल है तो आगे क्या आएगा यहाँ? x इक्वल्स टू 3 है, वन वेरिएबल है तो डैश कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स. नेक्स्ट बता, रुक जा, उसको ही बोलने दो. अभी y इक्वल्स टू 3 है तो x एक्सिस पे चल. नेक्स्ट पॉइंट ऑन x एक्सिस तो कौन सा 0 रहेगा? चलो प्लॉट स्टार्ट करो, फिजिबल रीजन करो. चलो सब टू वर्ड्स है, टू वर्ड्स टू वर्ड्स टू वर्ड्स, मतलब ये रहेगा फिजिबल रीजन. ठीक है, सो वर्टाइस इज 1 2 3 4 5. ठीक है, क्या है z इक्वल्स टू 10x प्लस. चलो पॉइंट्स में कौन से कोऑर्डिनेट्स रहेगा? ओरिजिन है यहाँ पे, सो ओरिजिन 3,0 और 0,3 ये डायरेक्ट है. ठीक है, ये 3 मिल रहा है. अगर ये दोनों में नहीं समझ में आ रहा है तो साइमल्टेनियस से सॉल्व करो. अभी ये किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? x इक्वल्स टू 3 और दूसरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. मतलब एक 3 तो रहेगा, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 5 माइनस 3 2. तो इसका हो गया 3 2. अभी इसका फाइंड आउट करना है, ये किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 3. मतलब 2,3. अभी सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 95 आंसर आएगा. z इज मैक्सिमम वैल्यू 95 एट 2,3 पे आ रहा है.
तीन सम्स है नेक्स्ट लेक्चर